आज है फुल एक्शन वाला फ्राइडे। ढेर सारा एक्शन भारतीय बाजारों के लिए, जहां निफ्टी और वायदा कारोबार की मिलाकर 20 कंपनियों के नतीजे, ग्लोबल मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई, 4 आईपीओ होंगे बंद, एक की होगी लिस्टिंग, और साथ ही सरकार की तरफ से इनकम टैक्स संशोधन बिल, और बाकी कुछ और बच गया हो तो आरबीआई गवर्नर साहब की क्रेडिट पॉलिसी भी 10 बजे। जहां तक दीप मुझे याद है, सारा का सारा एक्शन मैंने एक सेंटेंस में बता तो दिया है, लेकिन आइए करते हैं शुरुआत इस एक्शन पैक दिन की। और आप सबका स्वागत है फर्स्ट एड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, साथ ही हॉकी का मैच भी चल रहा है, काफी एक्साइटिंग गेम है। अभी अभी लेवल हो गए स्कोर्स फिर से, तो वहां पर भी हम सबकी नजर बनी हुई है। बताएं सर, इस एक्शन पैक दिन में 4 ट्रिगर्स कहां से निकाले? बिल्कुल दीप, आपने सीखा वही एक एक्शन मैंने बताया नहीं, क्योंकि बात करते करते एक और गोल हो गया, तो हम अभी 3-3 पर बराबरी में चल रहे हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला जो एक आप देखना चाहते हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करें भारतीय टीम और बचे हुए समय में बेहतरीन प्रदर्शन करके एक मेडल हमारे लिए पक्का करेगी, ठीक उसी तरह से जिससे पुरुषों की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारी सबकी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, दुआएं भारतीय टीम के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक्शन आज कहां है? 4 आज के सबसे बड़े एक्शन पॉइंट आपके सामने रख दिए जाए। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डाउ पौने 300 अंक चढ़कर बंद हुआ है। एसएनपी और नेस्डेक ने रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है 10 बजे, उस पर रखिएगा नजर। एक बड़ा पैनल हमारे साथ पौने 10 बजे से जुड़ेगा, हम पूरा विश्लेषण करेंगे। निफ्टी की 2 कंपनियां, महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंडाल्को, तो वायदा कारोबार की 18 और कंपनियों के नतीजे। ग्लेनमार्क साइंसेज की लिस्टिंग होगी, और साथ ही 4 आईपीओ आज बंद भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं पूरे दिन आप रहेंगे एकदम बिजी। व्हाट अ बिजी डे। बिल्कुल सर, बहुत ही बिजी दिन होने वाला है, और एक एक करके जितने ट्रिगर्स हम टच कर सकेंगे उनको टच करते हैं सर। बाकी सारी बातों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, सेटअप भी आपसे समझेंगे। एक जो आरबीआई की पॉलिसी आ रही है उस पर कोई व्यू सर, क्योंकि दरों में तो कोई बदलाव खैर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, पर गवर्नर साहब क्या बोल सकते हैं, कॉमेंट्री कैसी रहेगी, इस पर कोई व्यू आपका सर? 2 ही चीजें हैं दीप जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी को लेकर किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, और आरबीआई गवर्नर साहब उसको लेकर कोई खास ऐसा नहीं कहेंगे जो मूड बदल दे। ब्याज दरों में बदलाव होना है नहीं, तो फिर महंगाई और ग्रोथ, इन 2 पर आरबीआई गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री रहती है। ग्रोथ को लेकर भी वो आशान्वित रहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर तीसरी वेव आ गई तो थोड़ा हमें सावधान रहना है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। एक ही बात बचती है उसके बाद, वो है महंगाई की, इन्फ्लेशन की। तो देखना यह है कि क्या इन्फ्लेशन भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनता है, स्पेशली जब ग्लोबल इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब क्या कुछ हो सकता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे ख्याल से आज की पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर कितने कंफर्टेबल है, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आगे चलते हुए इन्फ्लेशन काबू में आएगा। अगर वैसा होता है तो फिर कहीं कोई चिंता की बात नहीं। तो ब्रॉडली आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी आज बाजारों के लिए न्यूट्रल रहेगी। कोई खास पॉलिसी के पहले, पॉलिसी के बाद बड़े बदलाव मार्केट में या पॉलिसी में, दोनों जगह होने की उम्मीद मुझे कम है। बाकी तो फिर देखिए क्या होता है, बट आज उम्मीद कम है कि किसी तरह का कोई बड़ा असर बाजार पर पॉलिसी का पड़ने वाला है। जी दीप। बिल्कुल, तो बाजार पर तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जो कमेंट्री रहेगी गवर्नर साहब की, उस पर तो हमारी नजर है ही। नजर सर बाजार के एक्शन पर भी है, और हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार में तेजी है। 3 दिनों की हैट्रिक है नए रिकॉर्ड्स की। पर इस बीच एक व्यू आपसे लेना था ब्रॉडर मार्केट के एक्शन को लेकर भी, क्योंकि आप कह रहे थे कि अब यहां पर एक्शन लौटते हुए दिख सकता है। वीकली एक्सपायरी आउट ऑफ द वे, क्या ब्रॉडर मार्केट में फोकस करने का वापस समय आ गया है सर? दिख सकता नहीं है दीप, दिखेगा, और वो आज ही से दिखेगा। और आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से लगातार हम आपको यही कह रहे हैं कि ये जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े ठंडे हैं, उसकी वजह भी बताई कि किस तरह से इंडेक्स ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद फोकस पूरी तरह से इंडेक्स वाले शेयरों पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है।
और ऐसे में एक दो दिन अगर ब्रॉडर मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखाए तो हर्ज किया है और वही आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस 2 दिनों में कई सारे मिड कैप स्टॉक ऐसे हैं जो आपको 5 से 15% नीचे मिले हैं। अब आज से फिर से मिड कैप शेयरों के चलने का वक्त शुरू होने जा रहा है दीप, और क्वालिटी मिड कैप्स में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने किसी भी दाम पर खरीदे हैं तो आपको मौका पूरी तरह से निकलने का भी मिलेगा, प्रॉफिट बनाने का भी मिलेगा। तो मेरा ये समझना है कल तक एक्सपायरी के लिहाज से ज्यादा एक्शन इंडेक्स में था। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स में एक्शन नहीं होगा, इंडेक्स में भी एक्शन रहेगा, ग्लोबल मार्केट जिस तरह से मजबूत है, लेकिन अब ये एक्शन ब्रॉडर मार्केट में फैलने वाला है। एक और अच्छी खबर आपको ये भी बता दूं, आज लगभग 500 शेयरों के सर्किट फिल्टर्स बदले हुए हैं। इनमें से कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर्स 5 से 20% हुए हैं, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर 10 से 20% हुए हैं। तो 5% के बंधन में जो स्टॉक्स बंधे हुए हैं सर्किट फिल्टर, और जहां पर ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखता है, लिक्विडिटी कम होती हुई दिखती है, वहां पर मुझे अब लगता है कि एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखेगा। तो आज के सेशन में और आने वाले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ये आप नोट करके रखें, और यहां पर भरपूर तेजी बनेगी और वहीं पर आपके लिए मौके होंगे। तो आज इंडेक्स के बजाय ब्रॉडर मार्केट को देखना ज्यादा जरूरी होगा। एक तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की वजह से, दूसरा थोड़े से बड़े शेयरों की वजह से देखें तो दीप 2 निफ्टी की कंपनियां महिंद्रा और हिंडाल्को, इनके नतीजे आएंगे। 18 कंपनियां वायदा कारोबार की ऐसी है जिनके रिजल्ट्स आज आने वाले। तो कुल मिलाकर 20 एफएनओ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी भरपूर एक्शन। तो आज का दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के नाम है, और हो सकता है अगर 15-20 मिनट आधा घंटा में निफ्टी और बैंक निफ्टी ना देखूं और अपडेट ना करूं तो आप उस पर ज्यादा गौर मत करिएगा, क्योंकि एक्शन पूरा का पूरा स्टॉक्स पर शिफ्ट होने वाला है आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो आज है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन और यहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। सर, आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो एक स्टॉक जो कल काफी खबरों में रहा, 25% इंट्राडे में टूटा और फिर 25% जितना टूटा उतना रिकवर करके एकदम सपाट बंद होते हुए दिखा। और बड़ी खबर बाजार बंद होने के बाद आती हुई सर, 9 साल के बाद जो रेट्रो टैक्स का अमेंडमेंट था उसको अब हटा रही है सरकार और इसमें बदलाव लाती हुई दिख रही है। बड़ा रिलीफ एक तो ऑफकोर्स अब केन के लिए, हालांकि अब लिस्टेड में तो कहीं उसका इंपैक्ट नहीं है, वोडाफोन के लिए भी कितना रिलीफ हो सकता है सर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत में एफडीआई लाने के लिए कितना बड़ा मेजर होगा ये? क्या वोडाफोन इंटरनेशनल को भी अब कॉन्फिडेंस होगा भारत में फिर से निवेश करने के लिए? दीप, मैं ये कहूंगा एक ही सेंटेंस में, इससे आप समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। हाल ही के महीनों का, या अगर हाल ही के कुछ सालों का, कुछ वर्षों का, अगर मैं इसे सबसे बड़ा रिफॉर्म कहूं तो गलत नहीं होगा। अब इसे रिफॉर्म माने या भूल सुधार माने, ये अपने अपने नजरिए पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बड़ा बदलाव है जो अब हिंदुस्तान में होने जा रहा है। इसकी वजह से हजारों टैक्स लिटिगेशंस ऐसे होंगे जो अब नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो अचानक से गेम खेलने वाली एक पार्टी कहे कि नहीं, रूल ये नहीं, अब ये होगा, और ये रूल है ना गेम की शुरुआत से होगा, पहले से होगा, अब से आगे से नहीं होगा, तो वो कितना फेयर है। बस मामला इतना ही है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स एक्ट के पास ये प्रावधान है कि वो पिछली डेट से कोई भी अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस बदल सकते हैं, रूल बदल सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी विदेशी निवेशक हिंदुस्तान में आकर जो पैसा लगा रहा है उसे हमेशा ये रिस्क रहेगी कि अचानक से आपने पिछली डेट से कोई नियम बदल लिया और उसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ये तो हमें पता नहीं था। अगर आज मैं पैसा लगा रहा हूं, फर्ज करें आज मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या किसी भी बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मुझे ये पता है कि आज के टैक्स कानून ये हैं, इन कानूनों के दम पर मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा जो भी मैं कमाता हूं। लेकिन अचानक से आप इस कानून को पिछले 5 साल पहले से बदल के छोड़, या आज के बाद 5 साल बाद कहें कि आपका तो कानून पहले दिन से अब ये वाला होगा जो उस वक्त था वो नहीं, तो फिर ये तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। और यही होता हुआ दिखा है, चाहे कैन का केस हो, चाहे वोडाफोन का केस हो। हालांकि इससे कोई भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली नहीं, छोटा सा अमाउंट उनको मिला है वो वापस देना पड़ेगा, लेकिन एक पोटेंशियल रेवेन्यू जो आ सकता था वो नहीं आएगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेटर्निटी में हमारी इमेज बहुत बेहतर होगी, और ये इमेज जाएगी कि अगर कोई कानून गलत बना है
किसी कानून में बदलाव की जरूरत है तो भारत सरकार उसे बदलने के लिए तैयार है और वो करके दिखा रहे हैं। और मुझे याद है अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने संसद में ये कहा था कि हम इस तरह के कानूनों के विरोध में हैं और समय आने पर हमें इससे बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा कदम है और वाकई में विदेशी निवेशकों के लिए ये जोश भरता हुआ दिखेगा। अब एक और एक 11 करने की कोशिश न करें। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन अब आइडिया में आकर पैसा डालेगा। मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, वोडाफोन आइडिया में पैसा डालेगा या नहीं डालेगा वो एक अलग बिजनेस डिसीजन है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि ये कानून बदलने की वजह से वोडाफोन के पास बहुत ढेर सारे 10-20 हजार करोड़ रुपए आ जाएंगे भारत सरकार से, वो पैसा वो भारत में डाल देंगे, या फिर ये फैसला वोडाफोन आइडिया में पैसा डाले इसकी वजह से सरकार ले रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दो अलग अलग मैटर हैं, किसी का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं। वोडाफोन को आइडिया के जॉइंट वेंचर में अगर पैसा डालना है तो वो ये सोचकर डालेंगे कि क्या वाकई में आइडिया का जॉइंट वेंचर आगे बढ़ने लायक है। अगर वो उन्हें लगेगा तो पैसा डालेंगे। हाँ, एक क्लैरिटी जरूर आई है। दूसरा सवाल है केन का। केन और वेदांता को भी लोग कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। वेदांता ने केन को अक्वायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, अब वो केन है नहीं, वो वेदांता की कंपनी है। ये जो कुछ भी पॉजिटिव है वो केन की जो लंदन की कंपनी केन पीएलसी उनके लिए पॉजिटिव, और कल केन का स्टॉक 30-35% वहां पर भागा भी है इन खबरों के दम पर कि उनकी लाइबिलिटीज का ये जो डर था वो खत्म हो गया। लेकिन इसका सीधा तौर पर अगर लोग केन की वजह से वेदांता को ये सोचे कि इन्हें फायदा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों चीजें मैं साफ कर दूं, ओवरऑल ये हिंदुस्तान में आकर पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों को एक बड़ा रिलीफ देगा और बहुत बड़ी क्लैरिटी देगा कि चिंता मत करिए, डरिए मत, हमारे कानून साफ है और पुरानी डेट से हम खेल के नियम नहीं बदलेंगे, ये बेहद साफ है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बड़ा कदम सरकार की तरफ से आते हुए दिख रहा है, कानून में सफाई हो रही है और बड़ी क्लैरिटी आ रही है इंटरनेशनल निवेशकों के लिए। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय के लिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा भी इंटरनेशनल निवेशकों का। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं। 4 आईपीओs बंद हो रही हैं, एक लिस्टिंग भी होने वाली है, तो उस पर भी आपकी राय जानेंगे। उससे पहले आज का सेटअप आपको क्या कह रहा है? ग्लोबल शानदार, बेहतरीन। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त भी हमें उम्मीद थी कि अमेरिकी बाजार मजबूत रहेंगे, 100-150 पॉइंट ऊपर थे फ्यूचर्स, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूती हुई। सबसे बड़ी बात ये बताऊं, कल की तेजी जो अमेरिका में हुई वो क्वालिटी वाली तेजी है। तेजी की भी क्वालिटी होती है, एक तेजी ऐसे हो जाती है और एक क्वालिटी वाली तेजी होती है। कैसे? पहली बात, दिन की ऊंचाइयों पर सारे के सारे इंडेक्स बंद हुए। दूसरी बात, सारे के सारे इंडेक्स लगभग बराबर बढ़े हैं। नहीं तो हमेशा अमेरिका में आमतौर पर ऐसा था कि नैस्डैक कहीं और जा रहा है, डाउ कहीं और जा रहा है, रसेल 2000 का मूड कुछ अलग ही है, S&P 500 उनके साथ चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, लेकिन रसेल 2000 भी कल 1-1.5% बढ़कर आया है। तो चौतरफा तेजी हुई है, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर हुई है, पूरी दिन भर हुई है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कल की तेजी अमेरिका में क्वालिटी के लिहाज से अब तक की, मतलब पिछले कुछ हफ्ते 2 हफ्तों की सबसे बेहतरीन तेजी है दी, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसलिए कल हम बात कर रहे थे कि एक दिन में अमेरिका अगर 250-300 पॉइंट घटा है तो कोई डरिए घबराइए मत, छोटे मोटे करेक्शन चलेंगे, आते जाते रहेंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे वहां भी आएंगे, ऐसा कोई ट्रेंड में बड़ा बदलाव ऐसा दिखता नहीं। डाउ अपने लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से थोड़ा सा दूर रहा है, जैसे 35,200 के आसपास पहुंचेगा नया लाइफ हाई बन जाएगा। मेरे ख्याल से 35,190 के आसपास का हाई है, बेहद करीब है उसके। नेस्डेक और S&P तो जहां बंद हुए लाइफ टाइम हाई भी वहीं और लगभग इंट्राडे हाई भी 2-4-5 पॉइंट ही ऊपर है। तो इससे आप अमेरिकी बाजारों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात दीप एक और ये भी है कि लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी बाजार फिर से, कच्चा तेल $71 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड पे, जो हम $77-78 के आसपास देख रहे थे, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। तो ग्लोबल संकेत बेहद पॉजिटिव। F5 के संकेत नेगेटिव साइड पे, मैं न्यूट्रल और नेगेटिव में थोड़ा सा सोच रहा था क्या रखा जाए, लेकिन मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है आज के लिए, कोई खास बदलाव नहीं। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव था और आज भी है, और अभी इसमें जल्दी से बदलाव होने की संभावना नहीं के बराबर है। जी दी। बिल्कुल सर, तो चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि संकेत आपके लिए ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ ही दिख रहे हैं। अब आते हैं लेवल्स पर। सर, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको क्या दिख रहे हैं? 16,200, 16,250 दिन के लिए तुरंत ये सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर टूट गया
तो फिर 16,125, 16,175 वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट जोन है, और वहां पर आए तो आपको खरीदारी करनी ही करनी है, ये मानकर चले, आपको करनी ही करनी है। ठीक है, 16,350, 16,400 दीप हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, हल्की फुल्की, कोई बहुत बड़ी नहीं, हल्की फुल्की रुकावट है। उसके ऊपर 16,450, 16,500 ये वो लेवल है, ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी 35,575, 35,675, 35,575, 35,675, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी दिन के लिए। इसके नीचे जाने के पर, क्योंकि मैं आज बैंक निफ्टी में क्योंकि पॉलिसी है और पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा बड़े बदलाव दिखाता है। एक चीज़ और भी है, बैंक निफ्टी में आज जो 12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में, उनके वेटेज में भी बदलाव होता दिख रहा है। शायद HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक का वेटेज कुछ थोड़ा सा बढ़ सकता है, फ्लोज हो सकते हैं, वो देखना होगा। लेकिन ओवरऑल आज के लिए एक और बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि बैंक निफ्टी में पॉलिसी की वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसे में 35,575, 35,675 ये सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे जाने पर 35,350, 35,400 आपके लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर आपको 100% फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। आइए अब ऊपर की तरफ 36,000, 36,200 हल्की फुल्की रुकावट की लेवल है ये। इसको पार करने के बाद 36,350, 36,475 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है आपको। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी आगे के लेवल्स। अब आइए दिन की रेंज आपको बता दूं। 16,250, 16,350 दिन की छोटी रेंज, 16,200, 16,400 दिन की मीडियम रेंज, 16,125, 16,450 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप निफ्टी में। बैंक निफ्टी 35,675 कल के लोज के आसपास का लेवल, 36,100 ऊपर की रेंज, 35,575, 36,200 मीडियम रेंज, 35,350, 36,350 या 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप बैंक निफ्टी पर। तो ये है आपके लिए दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सारे लेवल्स। जी बिल्कुल सर, और थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, जैसा अनिल जी कह रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी से कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट डेफिनेटली इवेंट तो है ही। सर, कल के एक्शन में एफआईज की तरफ से कोई बदलाव हुआ है? पीसीआर का डेटा क्या कह रहा है आपको सर? एफआईज की 1% पोजीशन घटी है, 69% आया, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है 1.59, इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं। विक्स 2% घटा है, कोई खास बदलाव नहीं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस नोट कर लें। दिन के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 16,175 का, क्लोजिंग बेसिस पर 16,100 का। ये दो स्टॉप लॉस रखें, और जिनको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना हो वो 16,100 का भी लगा सकते हैं, डे ट्रेड के लिहाज से या फिर क्लोजिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी 36,000 माफ कीजिएगा 35,650 ये दिन के लिए डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, यानी कि कल का लो टूटे। कल का लो है 35,666, 661। तो कल का लो अगर टूटता है तो आप दिन के अपने क्या कहना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर आप एक बार निकल सकते हैं। 35,650 आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे क्लोजिंग बेसिस पर अगर 35,500 के नीचे बंद होते हैं तो आप अपनी थोड़ी पोजीशन कम करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर अब आप शॉर्ट है तो वैसे तो शॉर्ट सेलर्स के लिए स्टॉप लॉस 3 दिन से लगातार ट्रिगर हो ही रहे हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, फिर भी अभी कुछ तो होंगे ही लोग शॉर्ट अनडाउटेडली। तो अब आपका स्टॉप लॉस है 16,350 डे ट्रेड के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी, और बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 36,250 का डे ट्रेड के लिए भी और इंट्राडे भी। अब बैंक निफ्टी का 36,250 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, बड़ा है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 36,050 के आसपास का भी रख सकते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जहाँ कम कल हम बंद हुए, लेकिन सही और बुकिश सही स्टॉप लॉस 36,250 का निकल कर आता है। अगर आपकी रिस्क बड़ी रखने की ताकत है तो वो रखिए, कम ताकत है तो 36,050 का रख लें। जी, तो ये है दीप आपके लिए सारे लेवल्स लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस के। बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लेवल। अब नई पोजीशंस के लिए आज क्या करना है सर? खरीदा है निफ्टी, और निफ्टी खरीदने के लिए दी बेस्ट बाय रेंज है 16,175, 16,250। इस रेंज में सबसे बढ़िया मौका है एंट्री करने का, अगर मिला तो। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी के संकेत को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लगता है कि वहां मिलेगा, लेकिन फिर भी बाजार वोलेटाइल रहता ही है, और हो सकता है एक्सपायरी के बाद आपको हल्की फुल्की अगर निचले स्तरों से खरीदारी आती दिखे तो कोई चिंता की बात है नहीं।
वहां इस रेंज में खरीदिए। स्टॉप लॉस 16,100 का लगाइए। टारगेट जो बनेंगे आपके 16,300, 350, 400, 450 और 475 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी ऊपर की तरफ। ये है आपके लिए निफ्टी की राय। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब ऊपर के लेवल तो कुछ है नहीं, मैं अंदाज से आपको शॉर्ट के लेवल दे सकता हूं। 16,400, 16,450 की रेंज में एक बार शॉर्ट करने का आप चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,500 का लगा लें। ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने दें निफ्टी, वहां खरीदने के बारे में सोचें, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। फिर भी अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 16,500 का स्टॉप लॉस रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,350, 16,300, 16,260, 16,210 और 16,175। ये सारे टारगेट आपके लिए निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है 35,400, 35,600 की रेंज में। ये रेंज बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अगर यहां मौका मिलता है तो चांस लेना चाहिए खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा वो बनेगा 35,300 का, ठीक है ना। 35,300 का स्टॉप लॉस। ऊपर का जो टारगेट है वो 35,800, 850, 900, 36,000। ये 4 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का ये हो सकता है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं 35,650 का। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस लगाकर आप बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 36,000, 36,100, 200, 36,350, 36,400 और 36,475। तो कहने का मतलब ये है दीप, अगर कल का लो बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है, और ये जो चीज़ है ना, ये पॉलिसी के लिहाज से आपको देखनी है। अगर पॉलिसी के बाद भी कल का लो बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है, टिका रहता है, तो फिर बैंक निफ्टी 36,500 तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो सकता है। ये ध्यान में रखिए। तो ये एक बड़ा लेवल है आपके लिए जिस पर आपको करना है फोकस, ये बैंक निफ्टी के लिहाज से। अब आइए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, एक तो ये कि इंतजार करें 36,400, 500 के आसपास का, वहां आने के बाद बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें, एक तो वो तरीका है। दूसरा जो तरीका है दीप, वो थोड़ा एग्रेसिव है। अगर कर सकें तो करिए 36,100, 36,225। ये वो रेंज है जिसमें आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। 36,100, 36,225। अब ये लेवल कहां से आया मैं बता दूं, ये वो रेंज है 125 पॉइंट की जो पिछले 2 दिनों की हाईज है बैंक निफ्टी के। हम 36,100, 36,225 की रेंज में ही हाई बनाकर बार बार नीचे आ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। तो उस लिहाज से इस रेंज में आपके लिए मौका बन जाता है बिकवाली करने का। तो एक ये लेवल है जहां पर आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूं जानबूझ के, और वो है 36,400 का, ठीक है। 36,400 के स्टॉप लॉस से आपको बेचना है। और नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 36,025, 35,900, 35,800 और 35,675 के, इस पर करना है आपको फोकस। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स, नई पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी और पूरा एक्शन। बैन लिस्ट बढ़ती जा रही है सर। सन टीवी, इंडिया बुल्स और कैनरा को कंपनी देने के लिए अब आरबीएल बैंक भी बैन में जुड़ गया है। तो 4 स्टॉक्स बैन में रहेंगे, जिसमें से 3 फाइनेंशियल स्पेस से हैं। डेटा भी थोड़ा समझाएं सर। आज आपने एफआईएस का डेटा नेगेटिव रखा है, क्या देखा आपने इस डेटा में सर? दीप देखिए, 720 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में और 364 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो करीबन करीबन आप कह सकते हैं 1100 करोड़ के आसपास की डायरेक्शन में बिकवाली। अब एसबीआई लाइफ की ब्लॉक डील भी थी, तो अब मैं एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि उसका एडजस्टमेंट क्या है। सो मैं डेटा को जो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वही पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। घरेलू फंड ने उतनी की उतनी खरीदारी की है 732 करोड़ के आसपास की। तो ये है आपके लिए डेटा मिले जुले। अब आइए वायदा करो मार्केट है 16,300 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास हम बंद हुए हैं। मेक और ब्रेक यही है। मजे की बात देखिए दीप, आज से जो वीकली सीरीज की शुरुआत हो रही है ना, उसमें 16,300 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। 16,300 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, 16,300 के कॉल्स पर 28 लाख शेयर हैं, एकदम बैलेंस्ड है। अब आज हम खुलेंगे 16,300 के आसपास या थोड़ा ऊपर, और वहां से एक्शन आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि और फिर थोड़ी बहुत, और वैसे डेटा कम है सीरीज के पहले दिन के हिसाब से। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है एफएनओ में 16,300। अब आइए बैंक निफ्टी में तो और भी कम डेटा है। 36,000 के आसपास हल्की सी रुकावट है। 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल्स में, कोई बड़े डेटा है नहीं। पहला दिन है सीरीज का, तो देखते हैं थोड़े डेटा बन जाए उसके बाद देखेंगे जी। ओके, तो
ये है आपके लिए आज का पूरा डेटा का विश्लेषण, इंपॉर्टेंट लेवल्स और बाजार का एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा सर, नजर तो लिस्टिंग पर भी है, 4 आईपीओस बंद हो रहे हैं, बट साथ ही एक लिस्टिंग भी है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। क्या करना चाहिए सर लिस्टिंग पर, इस पर आपकी क्या सलाह है? देखिए, इस आईपीओ में हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने की राय थी। लिस्टिंग गेन के लिहाज से हमने नहीं कहा था, हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, और वही राय अभी भी बरकरार है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। 720 रुपए की इश्यू प्राइस थी। इश्यू प्राइस के आसपास या थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हो सकता है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दमदार लिस्टिंग की उम्मीद मुझे नहीं है, और इसीलिए हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से किया, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, एपीआई रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ पर फोकस है, लोगों का अट्रैक्शन है इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टर्स का, तो लॉन्ग टर्म के, लेकिन वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत सस्ते नहीं थे। इसी वजह से हमने कहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाना चाहते हैं वही लगाएं, और वही अभी भी हमारी राय। 720 रुपए की इश्यू प्राइस है, इसके आसपास थोड़ा ऊपर लिस्ट हो सकता है, 50-75 रुपए ऊपर लिस्ट हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लिस्टिंग की उम्मीद मुझे है नहीं। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली होल्ड करें, उनके लिए 25-50 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लिस्टिंग पर ही पैसा लगाने के लिहाज से अप्लाई किया है, वो 750 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। अगर स्टॉक 750 के नीचे जाना शुरू हो तो आप अपनी पोजीशन खत्म कर लें, ताकि आपको 720 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में आपको नुकसान ना हो। सिंपल। तो ये आपके लिए बड़ा मतलब हाल ही के दिनों की डीप में ये कह सकता हूँ, शायद सबसे सुस्त लिस्टिंग आपको देखने को मिले वो ये होगी ग्लेनमार्क लाइफ। चलिए, तो थोड़ी सुस्त लिस्टिंग होगी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा विकल्प है, तो अगर आप चाहें तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 750 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए सर, ये रहा आज का पूरा सेटअप, पूरा एक्शन। 4 आईपीओस खुले हुए हैं, वो भी आज बंद होंगे, तो वहां पर भी हमारी नजर है। अब समय है जुड़ने का हमारी रिसर्च टीम के साथ और जानने के लिए कि आज कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का रेडार किधर है। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें क्या है। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में तो आपको पता ही है कि निफ्टी और एफएनओ के किस तरह के नतीजे आने वाले। इसके अलावा कैश में भी काफ़ी सारी कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। अरविंद फैशन, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल, फिनिक्स मिल्स, एसएच केलकर, लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जो नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे नजर रखिएगा। वॉलंटरी डीलिस्टिंग पे बोर्ड की बैठक है। एपीएल अपोलो नतीजों के साथ साथ बोनस इशू पे विचार करने वाले हैं, और आज सिस्टम नतीजों के साथ साथ बायबैक पे बोर्ड विचार करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स है, यहाँ पे नजर रखिएगा। नतीजे आए हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के। यहाँ पे एनआईआई जो है 4.7% बढ़ा है, मुनाफा 3.3% बढ़ा है, 273 करोड़ से बढ़ के 282 करोड़ पे आया है। और अडानी पावर नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 26% बढ़े हैं, मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में हैं, 26.7% से गिर के 24.6%, लेकिन घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा किया है। 682 करोड़ के घाटे के मुकाबले 278 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। तो इसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन स्टॉक्स पर, और ढेरों और स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर करेंगे रिएक्ट। देवांशी से जानते हैं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। क्वेस्ट कॉर्प यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल आय है उसमें 24% तक की बढ़त आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा 15% से बढ़ा है। मार्जिन्स पे आप देखिए 5.5% से कम होते हुए दिखे हैं, लेकिन 4.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में 29% तक की बढ़त इस बार आते हुए दिखी है। ब्रिगेड एंटरप्राइज यहाँ पे भी आप देखिए जो मुनाफे का नंबर है वो इस बार थोड़ा सा छाता हुआ दिखा है। माफ़ कीजिएगा, जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है, 53 करोड़ से कम होकर 40 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। जो बिक्री है वो 88% पर बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 140% पर बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 23% से बढ़े हैं, 29% पे आते हुए दिखे हैं। तो जो घाटा होता हुआ दिखा है वो भी कम है, और बाकी जो आंकड़े हैं वो भी इस बार थोड़े से मजबूत हैं। आदित्य बिरला कैपिटल अच्छे नंबर्स हैं, ब्याज से आय में 30% से ज़्यादा की बढ़त है, और मुनाफा 50% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। मॉन्टे कार्लो फैशंस यहाँ पे भी आप देखिए जो बिक्री है वो ऑलमोस्ट 280% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनका जो कामकाजी घाटा है वो इस बार कम हुआ है, 14 करोड़ से घटा है, 8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और इस बार जो कुल घाटा है वो 10 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 14 करोड़ से कम होके। और साथ ही इडलवाइस यहाँ पे भी आप देखिए
नतीजे हल्के से कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। जो इनकी कुल आय है वो 1633 करोड़ पे आते हुए दिखी है, 1898 करोड़ से कम होके, और साथ ही मुनाफा इस बार 25 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर आपको आज नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, और नतीजों की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, ढेरों और नतीजे हैं, पर उस पर चर्चा करने के लिए बस कुछ ही देर में वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। आइए, मानसी भी हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए, एक तो जो आज आईपीओस बंद हो रही हैं उनके क्या अपडेट्स हैं, और साथ ही कुछ और खबरें क्या हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। विंडलास बायोटेक, एक्सारो टाइल्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक और दिव्यानी इंटरनेशनल, चारों आईपीओस का आज आखिरी दिन है। इनके सब्सक्रिप्शन डेटा बता रही हूं। सबसे पहले विंडलास बायोटेक, दूसरे दिन आईपीओ करीब 7 गुना भरा है। रिटेल हिस्सा करीब 13 गुना भरता हुआ दिखा है। प्राइस बैंड 448 से 460 पर शेयर है। इशू साइज जो है 402 करोड़ का है। फ्रेश इशू 165 करोड़ का, ओएफएस 236 करोड़ का है। एक्सारो टाइल्स दूसरे दिन आईपीओ करीब 10 गुना भरता हुआ दिखा है। इनका रिटेल हिस्सा 21 गुना भरा है। आज आईपीओ का आखिरी दिन है। वहीं प्राइस बैंड 118 से 120 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज 161 करोड़ का है। फ्रेश इशू 134 करोड़ और ओएफएस 26 करोड़ का है। कृष्णा डायग्नोस्टिक दूसरे दिन आईपीओ 5 गुना भरता हुआ दिखा है। इनका रिटेल हिस्सा 22 गुना भरा है। प्राइस बैंड 933 टू 954। इनका इशू साइज जो है 1213 करोड़ का है। तो दिव्यानी इंटरनेशनल दूसरे दिन आईपीओ करीब 6.7 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। रिटेल हिस्सा 23 गुना भरा है और प्राइस बैंड 86 टू 90 पर शेयर है। इशू साइज 1838 करोड़ का तय किया गया है। टीमली इस पर एक खबर है। प्रमोटर ने 3 से 4 अगस्त को करीब 1,70,000 शेयर्स खुले बाजार में बेचे हैं और सर्किट फिल्टर रिवीजन करीब 489 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर रिवीजन हुए हैं। यहां पर एमटीएनएल, रूची सोया, गोवा कार्बन, मक्लॉयड रसल और 5पैसा कैपिटल, इनके सर्किट रिवीजन 5% से 10% हुए हैं। एडलवाइज के सर्किट रिवीजन 5% से 20% हुए हैं और 10 शेयर्स हैं जिनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं 10% से 20% पर। इस लिस्ट में हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, इजी ट्रिप प्लानर्स, जेएम ब्रूवरीज, बार्बिक्यू नेशन, एनआईटी लिमिटेड, जैकॉर, पालुक इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर, एपेक्स फ्रोजन और मद्रास फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स हैं। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं और ये सर्किट फिल्टर रिवीजन के दम पर भी आप इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन आते हुए आज देख सकते हैं। नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज एक्टिविटी पर भी एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, सिप्ला यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सीएलए से खरीदारी करार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने 1080 से बढ़ाकर 1150 कर दिया, 945 ये मान है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा इस बार आया है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला और आगे जाके यूएस और भारतीय बाजारों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, 1150 के लक्ष्य लिए। जेपी मॉर्गन ने 800 रुपए का लक्ष्य दिया, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का, और न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1140 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा गुजरात गैस, यहाँ पर इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हुए दिखे हैं, लेकिन सीएलएसए ने जो है अब रेटिंग सेल की दे दी है, डाउनग्रेड कर दिया है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दे रहे हैं, 690 रुपए का, 771 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मामले के नतीजे अच्छे आएंगे, आगे जाकर बड़ा डाउट है। देखिए, 820 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी कराई दी है 920 रुपए के लक्ष्य के लिए। गेल यहाँ पर भी न रखिए, यहाँ पर सीएलएसए की खरीदारी करा ओके, चलिए, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है आशीष के, हम उसे चुस्त और दुरुस्त करेंगे। तब तक आइए, तैयार है वरिंदर बंसल, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतियों का सीजन पूरे जोरों पर और मैं तो ये सोच रहा हूँ आज तो फिर भी ठीक है, सोमवार को क्या होगा। आज 20 वायदा कारोबार की कंपनियां हैं,
कैश की तो भगवान जाने कितनी होगी। फिर सैटरडे संडे के रिजल्ट, मंडे को तो पता चला कि 1 घंटे का 8 से 9 बजे हमें श्योर रिजल्ट एक्सरे ही करना चाहिए। आई एम श्योर आप उनमें से कुछ बेहतरीन चुनिंदा जो हमारे दर्शकों के सबसे ज़्यादा काम के रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर बताएंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं और फाइनली बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं वरिंदर को, हालांकि वैल्यूएशंस भले ही सस्ते ना हो। बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में? सर बहुत टाइम के बाद ना ये दिन आया कि जहां पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स दिखे, और वो लार्ज कैप में भी है और मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। सो मैं बड़े नंबर से चालू करता हूँ। सिप्ला सर, आई थिंक आफ्टर डॉक्टर रेड्डीज ने फालतू में मेरे सारे फार्मा का सेक्टर का हालत खराब कर दिया था। सन फार्मा डिड वेरी वेरी वेल। सबको इशू था कि यूएस में जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं हो रहा और यूएस में प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। सिप्ला ने सर नंबर जो किए बहुत शानदार नंबर थे। 1150 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था सर, 1350 करोड़ एबिटा आया। इसमें रीजन था कि इंडिया बिजनेस सर, मगर एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि 45 से 50% ग्रोथ आएगा और 68% ग्रोथ आया। इंपॉर्टेंटली यूएस बिजनेस डीग्रो नहीं हुआ सर, जितना सोचा था उतना ही आया। बट ये जो टॉप डाउन बीट है वो आया बिकॉज ऑफ द इंडिया बिजनेस ग्रोथ। अभी भी सर 30 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे, तो कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है सिप्ला। अगर आप कुछ एपीआई कंपनीज देखें तो वो पता नहीं कहां कहां चली गई है वैल्यूएशन के हिसाब से। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम सिप्ला। आई थिंक टाटा केमिकल्स व्हाट अ कमबैक सर। लास्ट क्वार्टर देखा था हमने किस तरीके से बहुत गंदे रिजल्ट्स आए थे टाटा केमिकल्स के। मैं देख रहा था कि 2750 करोड़ का एस्टीमेट था ब्रोकर्स का सेल्स का, उसके सामने 3000 करोड़ का सेल्स आया सर। और इंपॉर्टेंटली सोडा ऐश सेगमेंट, कुछ और कंपनीज भी है सोडा ऐश में सर, तो उन पे भी ध्यान दीजिए। बट सोडा ऐश में रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। आप देखिए बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट होता है इनका टाटा केमिकल्स का, उसका जो सेल्स है वो 1650 करोड़ से बढ़ के 2100 करोड़ हुआ। और एबिट सर, मतलब आप सुनिए इसको, एबिट उसका 112 करोड़ से 346 करोड़, 3 गुना एबिट हो गया बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट में। एंड दैट इज वेयर द एंटायर नंबर्स हैव कम। मार्जिन्स 15% से 20% हो गए, लोग सोच रहे थे 16-17% हो गए, मगर फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स। आई वाज सरप्राइज सर जब आप इसके इंटरनल्स देखेंगे तो पावर फ्यूल कॉस्ट 9% क्वार्टर नीचे है और अदर ओपेक्स 10% नीचे है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल हुआ है इसमें। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मैनेजमेंट बोल रहा है कि सोडा ऐश वॉल्यूम जो है वो रिकवर कर गए प्री पेंडेमिक लेवल पे, विच इज अगेन अ गुड थिंग। गुजरात गैस के नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे सर, बट इसमें यही चीज सोचने वाली है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19-20% मार्जिन आएगा, उसके सामने 24% आया। 550 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 723 करोड़ आया। वॉल्यूम्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट सीएनजी वॉल्यूम जो है उसमें पॉजिटिव सरप्राइज आया। इंडस्ट्रियल वॉल्यूम अभी भी डाउन है, बट सर इसमें क्या होता है कि इसका जो हम देख रहे हैं ना कि स्पॉट एलएनजी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस अभी यूएस डॉलर 15 MMBTU पे है, तो वो उनका रॉ मटेरियल होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो नियर टर्म मार्जिन्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो अगर वो प्रेशर नहीं आएगा तो इनको बहुत शार्प प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि 5 से 6 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया सर तो इसके मार्जिन्स कम हो सकते हैं। तो कुछ ये प्रॉब्लम है कि नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट सस्टेनेबल नहीं सस्टेनेबल है बिकॉज इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है स्पॉट एलएनजी वो बढ़ रहा है। अभी आइए मिड कैप स्मॉल कैप पे सर। तो वन कंपनी व्हिच वी हैव बीन एडवाइजिंग, एसिलिया सॉल्यूशन, दैट इज अ डिस्क्लेमर, एसिलिया सॉल्यूशन। आई थिंक द नंबर्स आप देखें तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले इफ यू आर प्लेइंग अप ऑफ ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी। तो एसिलिया क्वार्टर नंबर्स बहुत जबरदस्त थे और ये स्टार्ट है सर बिकॉज अभी देख रहे हैं हम लोग एयर ट्रैफिक जो है लोकल ग्लोबल वो इंक्रीज हो रहा है। एबिट सर 113%, 113% डबल हो चुका है एबिट। एबिट मार्जिन 16% से 30% हो गया था क्वार्टर। तो नंबर्स आप देखिए 16% से 30% एबिट मार्जिन हो गया। तो क्या ये कंपनी 100 करोड़ का 110 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है जो पेंडेमिक लेवल के पहले किया था? अगर कर सकती है सर तो ये अभी भी नेट कैश कंपनी 20 टाइम पे ट्रेड करती है। एक माइक्रो कैप कंपनी है सर पिट्टी इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी इसके बारे में बात किया था। आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग फिनोमिनल। ये अगर मैं पटाखा बोल सकूं तो ये पटाखा रिजल्ट्स था मेरी तरफ से, सुपर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। इसमें सर आपको देखना पड़ेगा एक अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको निकाल दीजिए और वो हम एवरी एनालिस्ट विल एक्सक्लूड दैट। तो वाई नंबर तो बहुत जबरदस्त है। इवन क्वार्टर हमने देखा है कि अभी नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। 2 करोड़ एबिटा के सामने 28 करोड़ एबिटा आया। लास्ट क्वार्टर 26 करोड़ एबिटा था। तो आप देख सकते हो क्वार्टर वाई तो बहुत ही नंबर जबरदस्त है। 16% मार्जिन करने लगी है। इसका ईवी अभी 850 करोड़ है। एक्सपेक्टेड है कि 150 करोड़ का एबिटा करेगा। तो आज के टाइम में भी 5-5.5 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करती है, तो बहुत सस्ती कंपनी है।
और कुछ और कंपनी सर, नवकार कॉर्पोरेशन, दे हैव डन वेरी वेल लास्ट क्वार्टर, उससे भी अच्छा इस बार किया, 19% मार्जिन के सामने 21% मार्जिन किए। एक्रिसल बहुत होम बिल्डिंग थीम सर, सब अच्छा नहीं कर रही है, हमने देखा प्लाईवुड हुआ, सेंट्री हुआ, वो सब अच्छे नंबर्स नहीं दे रहे हैं। बट आई थिंक एक्रिसल वाज वन सेपरेट कंपनी जिन्होंने बहुत अच्छा किया कंपेयर टू ऑल अदर होम बिल्डिंग थीम कंपनीज। सेल्स, एबिटा, मार्जिन्स क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छे हुए, स्पेशली एबिटा 4% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था और 120% वायर वाई ऊपर था। आपके मैं बात करूंगा कुछ सैनिटरी वेयर कंपनी के नंबर बहुत खराब आए हैं इस क्वार्टर में, इवन प्लाईवुड कंपनी के नंबर खराब आए, बट दिस कंपनी हैज डन वेरी वेरी वेल। कुछ और कंपनी सर, आईटीडी, आंध्रा पेट्रो एक्चुअली सरप्राइज मी बिकॉज अभी भी वो बहुत अच्छे नंबर्स कर रही है क्वार्टर क्वार्टर। उसका जो पीयर है पनामा पेट्रो, उसने उतना अच्छा नहीं किया। आंध्रा पेट्रो सर अभी भी 2 करोड़ एबिटा के सामने 100 करोड़ एबिटा किया वायर वाई, और 77 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर था। बाकी आप सोचिए सर कितना बड़ा जंप आ गया। और एक छोटा सा कंपनी है सर भारतीय ग्रुप का, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, आई थिंक आई कुडंट बिलीव जब मेरे नंबर्स देखे, वाओ सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी। 5 करोड़ के सामने 34 करोड़ एबिटा और 12 करोड़ के सामने 34 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। तो मार्जिन सर जो 6, 7, 8% होते थे वो इंप्रूव होकर 16% हो गए। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट इंडस्ट्री, हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस। पित्ती इंजीनियरिंग भी उसी स्पेस की एक कंपनी है एसआईपी स्टॉक, और आपने जो वीआरएस में स्टॉक रिकमेंड किया था एसेलिया सॉल्यूशन, उसके भी दमदार रहे रिजल्ट्स। अच्छा बताएं, ऐसे रिजल्ट्स जो अच्छे हैं लेकिन थोड़े शेयर महंगे हो चुके हैं, और साथ ही कमजोर नतीजों की लिस्ट भी बताएं वरिंदर। सर नारायण हृदयालय के नंबर्स अच्छे आए थे, बट ऑफ कोर्स आपने देखा डॉक्टर लाल पात के नंबर्स भी आए थे कि उनको सेकंड जो कोविड वेव हुई है उसका एक वन टाइम बेनिफिट मिला है, इसलिए नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। 110, 115 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 135 करोड़ आया। 14.5% एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 15.5% आया। 45-46 टाइम्स पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक नहीं है, बट इसमें एक वन टाइम है, इसलिए आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वीक रिजल्ट्स में जैसे मैंने बोला सर कि होम बिल्डिंग में सबने अच्छा नहीं किया इस बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्रिसल डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो आप सेरा, सोमानी किसी के नंबर पे देख लीजिए, इवन प्रिंस पाइप के नंबर्स देख लीजिए, और जॉनसन कंट्रोल, हिटाची के देख लीजिए, इनके नंबर्स कुछ खराब ही आए थे सर, इन अ वेरी सिंपल मैनर। सोमानी देखिए सर, एबिटा 74% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया। आई नो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स बुरे आएंगे, बट जितना सोचा था उससे भी बुरे आए। एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड था 9% आएंगे, उसके सामने 7% मार्जिन आया, तो खराब नंबर थे। प्रिंस पाइप्स देखिए सर, प्रिंस पाइप्स का एबिटा 70% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया। अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स खराब आएंगे, बट सर सेल्स 450 करोड़ एक्सपेक्टेड थी, उसके सामने 330 करोड़ सेल्स आई, तो जितना बुरा एक्सपेक्टेड था उससे भी नीचे आया। और सर ये नहीं मुझे मालूम है जॉनसन कंट्रोल, हिटाची, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस कंपनी बिकॉज एमएनसी कंपनी है सर। 13.5% मार्जिन से 1% मार्जिन पे आ गए ये। 77 करोड़ इसने लास्ट क्वार्टर में एबिटा किया था, उसके सामने 5 करोड़ एबिटा पे आ गया। 6% आरओसी कमाती है सर ये कंपनी, और 135 टाइम 135 टाइम्स पे ट्रेड करती है। आई हैव नो रीजंस व्हाई। एंड लास्ट स्टॉक सर अरविंद लिमिटेड। मैं बार बार बोलता हूं कि व्हेन यू कैच अ थीम, सब कंपनीज एक जैसी नहीं होती हैं, ऑल टेक्सटाइल कंपनीज आर नॉट सेम। अरविंद हैज नॉट परफॉर्म, नॉट इवन दिस क्वार्टर। एबिटा आधा हो चुका है, मार्जिन्स आधे हो चुके हैं अरविंद लिमिटेड के क्वार्टर क्वार्टर। और कुछ रिजल्ट्स जो इनलाइन में थे सर, जो आपने बात कर ही चुके हैं, बजाज कंज्यूमर, थर्मेक्स, एनसीसी एंड गेल। तो ये 4 नंबर थे जो इनलाइन थे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए करते हैं स्वागत, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ सैदानी साहब हैं हमारे साथ, कुणाल जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग सबको। सिद्धार्थ जी, नतीजों से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। आपका फेवरेट टाटा केमिकल बेहद शानदार और बेहद दमदार रिजल्ट पेश किए हैं, क्या है आपकी राय, क्या इन लेवल्स पर भी खरीदारी की जानी चाहिए टाटा केमिकल्स? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। टाटा केमिकल जरूर बहुत बेहतरीन कंपनी है, और यहाँ पे जरूर आपको एक खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। बहुत दमदार रिजल्ट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से म्यूटेड थे, बट इस बार रिजल्ट अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्ले है वो टाटा केमिकल के साथ भी आप प्ले आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी ये स्पेस में, और अच्छी मजबूती से रिटर्न मिल सकता है। बट ये ध्यान में रखें, ये पोर्टफोलियो और निवेश वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला नहीं।
बिल्कुल पोर्टफोलियो और निवेश वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए और वो है सिप्ला। बेहद शानदार और दमदार रिजल्ट सिप्ला के भी आते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद से कहीं बेहतर। सिप्ला के चार्ट्स देखिए कुणाल जी और दीजिए अपनी राय। आप भी एकमात्र एक्सपर्ट ऐसे बचे थे जिनको अभी तक ये म्यूट वाली बीमारी नहीं लगी थी। फाइनली बधाई हो, आप भी अपनी पूरी एनालिस्ट की जो आपकी बैंड है उसमें आप शामिल हो चुके हैं। अच्छा, और जैसे जब क्या होता है कभी कभी ना, आप एक बच्चे को डांट लगाते हैं तो बाकी सारे बच्चे अपने आप सुधर जाते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला म्यूट हो चुके हैं, बंसल जी ने पहले अपना म्यूट चेक किया जाएगा। मैं बंसल जी मैंने चेक किया, आपका हाथ आगे आया था, आप म्यूट ही चेक कर रहे थे। तो चलिए, एक को डांट लगाने में सबके सब एक साथ क्लास में सुधर जाते हैं। अब अनम्यूट हो जाइए कुणाल जी, अभी किससे डरने की जरूरत नहीं, अभी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा घर पे। अब आप नेशनल टीवी पे बोलिए सर। अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी? अरे पहले भी आ रही थी, हमने तो ऐसे ही बोला। अरे क्या म्यूट करके बैठे तो आवाज कैसे आएगी? अब अनम्यूट किया तो अभी आएगी ना। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सिप्ला पर मेरी पॉजिटिव राय है और मैंने और राकेश जी ने अभी इस पे खरीदारी की भी राय दी थी। बड़ा जबरदस्त मूव आया और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और टारगेट हमारा अनिल जी 980,000 रुपए का है, तो वो लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। सिप्ला जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करके चले। बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर 2-3 दिन पहले नजर आया और उसके बाद लगातार तेजी है। 1,000 के टारगेट से बने रहने की राय। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है उसी पर फोकस किया जाए। गुजरात गैस, बंसल जी, इसके भी नतीजे बेहद दमदार और बहुत ही शानदार आए हैं। इसके चार्ट देखिए जरा। अनिल जी सुप्रभात। अनिल जी सुप्रभात दीपांशु। चार्ट्स काफी बेहतरीन है, किसी भी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और नीचे में 760 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो इस नतीजों को अगर प्ले करना है तो 760 के लेवल्स में नजर रखनी चाहिए। यही स्टॉप लॉस है एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस का और नई खरीदारी का भी। बट अनिल जी, जैसा आपने बोला कि भाई देखिए अनिल जी, नेत्र तो आंखें तो 2 होती हैं, एक आपकी मैच के ऊपर है, एक अनिल जी मतलब कि जो आप कर रहे हैं शो कर रहे हैं, और एक अनिल जी दूसरी सब जगह है, मतलब कि पैनलिस्ट क्या कर रहे हैं, म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं। जैसे भी आपने मुझे पकड़ा तो अनिल जी कहाँ मतलब कि कितने नेत्र हैं? जैसे शिव जी के 3 नेत्र हैं, 3 है कि 3 से ज्यादा है अनिल जी? तीसरा वाला दिखता नहीं है, वो सब जगह पहुंच जाता है मंसल जी। लेकिन एक्चुअली है ना, मैंने लाइफ में एक चीज नोटिस की, अगर आपका आईक्यू लेवल और ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वो अपने आप में डेवलप करना होता है, तो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हर वक्त नहीं होता, किसी वक्त हो जाता है, किसी वक्त सही वक्त पर आप कोई सही चीज को पकड़ ले, वही वाली बात है। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस किया जाए। सुमित जी, एक स्टॉक देखिए, एसेलिया काले, एसेलिया सॉल्यूशन जिसका नाम हो चुका है बदल के, हम एसेलिया काले पहले नाम से जानते थे। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे इस कंपनी के। इसके चार्ट्स पर देखकर राय दीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन फिर से बढ़ने की तैयारी भी है, क्या ये वो स्टॉक है जो खरीदा जा सकता है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा भी रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक यहाँ से तेजी मेंटेन करेगा। पिछले कुछ दिनों में छोटी सी करेक्शन देखने को मिली थी, मेरे को लगता है ओवरऑल मूव का ये रिट्रेसमेंट था। अब यहाँ से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। यहाँ से ऊपर में 1450 से लेके 1500 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके सिमी जी, एक और स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है वो है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। जरा इसके चार्ट देखिए। हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है। कल देर शाम जो नतीजा है, बहुत ही दमदार, बेहद शानदार रिजल्ट इस कंपनी ने फिर से इस तिमाही में पेश किए। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। चार्ट्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, पर सपोर्ट इसका कहीं ना कहीं 380-385 के आसपास है। तो जब तक 380-85 का लेवल होल्ड करता है तब तक खरीदारी करने का सलाह देना है। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने पहले
पोजीशन लिए हैं, क्योंकि स्टॉक का जो ओवरऑल चार्ट है बहुत ही शानदार है। तो शायद जी में रिकमेंडेशन के बाद ही ऐसा चार्ट बन गया है, पर इसमें 350 का स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि 350 का टारगेट इसमें पॉसिबल है, जो कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में पॉसिबल है। तो 350 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का और लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का नया सलाह है 450 तक का टारगेट के लिए। 475 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है राय आपके लिए जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पर सिमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक और बेहतरीन स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर हुआ है। सुमित जी, आपको चार्ट देखने एक और छोटी कंपनी के, और वो है पित्ती इंजीनियरिंग। इस स्टॉक के भी बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। अभी वरिंदर बंसल भी हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि एकदम दमदार और तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती दिखी है। स्टॉक 100 रुपए से 200 रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है कुछ ही समय में, बेहद मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। क्या करना चाहिए इसे? अनिल जी, मेरे को भी लग रहा है ये स्टॉक के अंदर एक दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और पित्ती इंजीनियरिंग में मेरे को नहीं लगता कि कोई खास पिटाई देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से पोजीशंस स्टॉक के अंदर होल्ड करके चले। इतना बड़ा रनअप आया, इतना बड़ा मूव आया, तो छोटा मोटा डिप जरूर आ सकता है, बट ऐसे डिप में पित्ती इंजीनियरिंग में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। स्टॉक में जैसे ही ऊपर के अंदर 220 का लेवल टूटेगा, 215 से 220 का लेवल, तो उसके बाद 250 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 175 180 के आसपास है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशन होल्ड करके चलना है। 2 जून को हमने 100 रुपए के आसपास, 105 रुपए के आसपास इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और वहां से नॉन स्टॉप दौड़ लगाता, और अब भी अगर आपके पास है, दुगुना हो चुका है, तब भी बेचने के बारे में ना सोचे। इस तिमाही के नतीजे और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर अगर आपने एंट्री की, होल्ड करें।